Hello guys, so welcome back in this new video lecture number 6, and today we will going to discuss about our most important topic, and that is second order reaction and third order reaction. In last video we have already discussed about that what is the order of reaction, what is the first order reaction, what is zero order reaction, and today our topic is second order reaction. जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी वो भी कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो भी कंप्लीट कर लिए, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको ये बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। मैं उसका ओवरव्यू एक बार आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हमने लिखी थी, वहां पे समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं किस प्रकार से। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती थी, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लो ये कोई रिएक्शन थी A प्लस बी गिव्स C। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताया था क्या करना है, जीरो ऑर्डर। तो इसकी जो रिएक्शन की रेट होगी, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसी भी अभिकारक पर डिपेंड नहीं करती थी। या A की पावर 0 पे डिपेंड करती थी, ये मान लो, या B की पावर 0 पर। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती थी। यही अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या किया था हमने कि A प्लस बी कोई रिएक्शन होती थी, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो क्या होता था कि इसकी जो रेट होगी वो किसी एक अभिकारक पर डिपेंड जरूर करेगी, या तो ए पे कर ले या तो बी पे कर ले। ये बात हमने पढ़ी थी। तो हमने इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या बनाई थी, हमने बनाई थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वह अभिक्रिया। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, चाहे जीरो ऑर्डर पूछे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पूछे, चाहे सेकंड ऑर्डर पूछे, चाहे थर्ड ऑर्डर पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको बस मेरे ये वर्ड याद रखने। इस प्रकार से आप डेफिनेशन तुरंत क्रिएट कर लोगे। और एग्जांपल सामने लिखे, एग्जांपल मैंने आपको लिखाता भी रहा हूं वहां से लिख के, और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता है, हाँ न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और इससे यही पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए। और शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को उदाहरण सही समझाइए। ये चीजें बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ने कैसी पढ़ी थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, हाँ याद करो क्या थी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी, देखो जीरो का मतलब जीरो पर डिपेंड करती है, मतलब किसी पे भी कोई अभिकारक। अभिकारक कौन सा है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, या तो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। चाहे 5 अभिकारक लो, चाहे 10 मोल अभिकारक लो, चाहे 15 मोल अभिकारक लो, अभिक्रिया अगर 5 मिनट में होनी है तो 5 ही मिनट में हो जाएगी। चाहे तो 10 मोल ले लो, चाहे 15 मोल ले लो, चाहे 20 मोल ले लो, ठीक है। ये हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसकी रेट किस पे डिपेंड करे, अभिकारक, किसी एक अभिकारक पर। तो क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब द्वितीय कोटि की आप बना के दिखाइए, जो हमारा टॉपिक है द्वितीय कोटि की बनाए। हाँ क्या बनाएंगे, हाँ वेरी गुड, क्या बनाएंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोट या जिसका जो वेग होता है या जिसकी दर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किन्हीं दो अभिकारक, कितने, द्वितीय कोटि के दो, तो किन्हीं दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अगर थर्ड ऑर्डर की बात होगी तो थर्ड ऑर्डर में क्या कर लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी वेग या जिसकी जो हम बोलते हैं जिसकी दर, ठीक है, वेग कहो या दर कहो या वेलोसिटी को, बात तीनों एक ही, जिसकी वेग किसी भी, जिसका वेग किन्हीं भी तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम सेकेंड ऑर्डर की परिभाषा लिखेंगे तो क्या आप ऐसे लगाएंगे, पहले द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखना है और किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दिया हूँ और आपको समझा तो दिया हूँ किस प्रकार से। देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किन्हीं दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी दो अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक एक ही हो, उसकी पावर 2, ठीक है, या मतलब 2 मोल अभिकारक पर डिपेंड कर रही, या ये होता था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से रेट ऐसे होती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट बराबर के, एक की पावर 2 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। हमने बताया था रेट जो पढ़ा था, r बराबर के, a की पावर यहाँ पे a आता था, b की पावर यहाँ पे b आता था, ऐसे होता था, या x + y लिखा था। इन्हीं को तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते थे, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, इसी को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब उदाहरण देखते हैं 2HI, ठीक है, 2HI
जब इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2 गैस मिलेगी और I2 गैस मिलेगी, ठीक है। ये जो अभिक्रिया हमारी होती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और हमने बताया था आर्डर जो होता है कोट, अभिक्रिया की जो कोट होती है, आर्डर ऑफ रिएक्शन वो पढ़ा चुके हैं। और मैंने आपको बताया था आर्डर ऑफ रिएक्शन हम अभिक्रिया को देख के नहीं बता पाएंगे। हाँ ये देखो 4 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका फलाना है, इसका ढिमका, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो एक्सपेरिमेंटल होता है। किसी भी अभिक्रिया का ऑर्डर हम नहीं बता पाएंगे देख के कि इसका 5 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, ये हम कतई नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये हम कैसे बता पाते हैं? एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहां से हमें पता लगता है कि हाँ अभिक्रिया की रेट किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे नहीं। तो जब हमने ये रिएक्शन कराई होगी 2HI का हमने डिकम्पोजिशन कराया होगा तो क्या हुआ, H2 गैस निकली और I2 गैस निकली। तब हमने देखा होगा कि जो HI की वैल्यू अगर हम 2 गुनी कर रहे हैं तो अभिक्रिया अगर 5 मिनट में होनी थी तो वो क्या हो रही है, वो मान लो 20 मिनट में। जब मान लो HI हमने 1 मोल लिया, यहाँ पे समझो मेरी बात, ध्यान से समझो, जब 2 मोल हमने HI लिए, ठीक है, तो हमने रिएक्शन कराई तो ये बना। तो मान लो ये रिएक्शन 20 मिनट में हो रही थी, कितने मिनट में हो रही थी? 20 मिनट में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, HI के 2 मोल और बढ़ा दिए, 4 मोल कर दिया। अब HI की मात्रा बढ़ गई। अब HI की मात्रा जब हमने बढ़ा ली तो हमने देखा कि अभिक्रिया अगर जब 2 मोल थे, ठीक है, तो हमने देखा 20 मिनट में हो रही थी। और जब देखा ये तो हमने देखा कि क्या हो रहा था, 16 मिनट में हो रही है, 14 मिनट में हो रही है, 12 मिनट में हो गई। तो इससे हमें पता लगा कि जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं अभिक्रिया की वेग क्या हो रही है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये चीज हमको समझ में आ गई। मतलब हमें पता चल गया कि अभिक्रिया को वेग को हम घटा या बढ़ा सकते हैं किसकी मदद से, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके। मान लो 20 मिनट में हो रही है, जब हमने 2 मोल HI डाला, हमने कहा 1 ही मोल HI डालेंगे जल्दी हो जाएगी, तो हमने क्या कंसंट्रेशन इसकी कम कर दी, जल्दी हो गई। ये चीज समझ में आई। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन थी वो डिपेंड कर रही थी किस पे, इसकी सांद्रता पर। तो ये लिखा रेट है इसकी, वो HI के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, किस पे? HI के स्क्वायर पे। जैसे मान लो 5 मोल लिया है तो 25 मोल ले लेंगे, तो कुछ और भी कम हो जाएगी रेट या बढ़ जाएगी रेट, ये चीज। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, ये है CH3COOH C2H5, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक मेथिल एसीटेट। क्या नाम है? मेथिल एसीटेट। इसका नाम है सॉरी, यहाँ इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है, नाम है एथिल एसीटेट। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी इनकी क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम एसीटेट बन जाता है और ये एथिल अल्कोहल बन जाता है। नाम लिखना चाहे तो लिख लें। ये रिएक्शन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार पूछी जाती है, ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ये भी उदाहरण। जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तब हमने देखा इसकी जो रेट है वो चाहे इसको चेंज करो तब भी घट बढ़ रही है, इसको चेंज करो तब भी घट बढ़। मान लो पहले हमने 1 मोल डाला इसका 1 मोल डाला तब, और इसका 1 मोल डाला तब, मान लो 5 मिनट में ही रिएक्शन हो रही थी। जो हमने इसका 2 मोल डाला, इसका 2 मोल डाला, तब लगा 7 मिनट लगी। फिर इसका 3 मोल डाला, इसका 3 मोल डाला तो 9 मिनट लगे। तो इसका मतलब है कि दोनों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। मतलब दोनों पे डिपेंड कर रही है कि मतलब इसकी सांद्रता अगर चेंज करोगे तब भी टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी। इसकी सांद्रता चेंज करोगे तो रिएक्शन 5 मिनट में हो रही थी या तो 4 मिनट में हो जाएगी या 6 मिनट में हो जाएगी। मतलब अगर इनको आप चेंज करोगे तो जितना टाइम लग रहा था रिएक्शन होने में वो या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। घट बढ़ रहा है इसका मतलब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इनकी सांद्रता डिपेंड कर रही है रिएक्शन के रेट को चेंज करने में। तो यही बात तो कहते हैं कि जिनकी सांद्रता होती चेंज होती है ना समय के साथ। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, वे अभिकारक जिनका समय के साथ सांद्रण परिवर्तित होते हैं अभिक्रिया की क्या कहलाते हैं? कोटि। यही तो अभिक्रिया की कोटि है। यहाँ पे किन पे चेंज हो रहा है? इस पे और इस पे। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 2। तो वही तो पढ़ना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो 2 पे डिपेंड कर, देखो इस पे भी डिपेंड कर, इस पे तो ऐसे लिख लेंगे रेट, या इधर आप हिंदी में लिख देंगे इस पे और इस पे। ये क्या रेट कांस्टेंट, ये बढ़ा चुके हैं। ऐसे तीसरा है ये देखो, ये SN2 रिएक्शन है। यहाँ पे ये मेथिल क्लोराइड दिया, ये हाइड्रॉक्सिल आयन दिया, जहाँ पे आप KOH H2O कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ये क्लोराइड माइनस है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली इसमें भी देखा गया कि अगर हम क्या करोगे, मेथिल क्लोराइड को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होता है, इसका भी वेग बढ़ता घटता रहता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जल्दी से नोट कर लो।
हाँ चलो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो बहुत ही कम है हमारे सिलेबस में। केवल हमें बता दिया जाता है कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर का ओवरव्यू दे दिया जाता है, थर्ड का ओवरव्यू दे दिया जाता है। जो हमारे में ज्यादा है मतलब जो डेप्थ में है वो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़नी है, वो मैंने आपको डेप्थ में पढ़ा दी। और उसका जो भी एक्सप्रेशन था वेग स्थिरांक का और जो भी टी हाफ वैल्यू थी वो सारी की सारी मैंने आपको करा दी। और ये सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का केवल हमसे डिफिनेशन पूछता है और यही है ओवरव्यू है केवल वो हम दे रहे हैं। तो थर्ड ऑर्डर देखते क्या, मैंने तो क्या किया थर्ड ऑर्डर बता तो दिया ही, आपको क्या करना है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की डिफिनेशन पूछे बस इतनी लाइन याद रखनी है कि वह विक्रिया जिसका वेग या जिसकी दर, ठीक है क्या बोलते हैं रेट को दर ही तो बोलते हैं, जिसकी दर किसी भी अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है उसी पे लिख दो। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग किसी एक अभिकारक पर डिपेंड, एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। प्रथम कोटि की, अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं तृतीय कोटि की, तो क्या बना लेंगे, क्या बनाएंगे, बोलो बोलो सभी लोग क्या बनाएंगे, हाँ क्या बनाएंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग किसी अभिकार किन्हीं तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग या जिसकी दर किन्हीं तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है क्या कहलाती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यही लिखना है, देखो लिखना है नहीं डालेंगे तृतीय कोटि के, मैंने तो वहीं पे दी को हटा के ट्रा कर दिया, तृतीय बना दिया, तुम मत कर देना उसी में, तो अलग से लिखना है। ठीक है चलो देखो, वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया, वह रासायनिक सेम वही लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किन्हीं तीन अभिकारकों, जहां दो था वहां तीन कर दे, तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल ये लिखे सामने, कोई भी दो एग्जांपल, वहां एक लिख के आना, वहां पे दो लिख दोगे, तीन लिख दोगे, कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा होगा एग्जामिनर की नजर में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको अच्छे से आती है, आपको लगता है कि हाँ 100% अच्छा है तभी करना, वरना जितना आता हो उतना अच्छे से ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो इम्प्रेसिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि होता है ना जितना आप करोगे उतना तो सबने ही किया है, ऐसा क्या आप करो कि एग्जामिनर की नजर में आप यूनिक हो। तो यूनिक होने के लिए आपको कुछ यूनिक करना भी होता है, लिखने का तरीका सुधारना होता है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिख के, अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें आती हैं अच्छे से तो आप अच्छे से लिख के, एक्स्ट्रा का मतलब अगर एग्जाम्पल दो मुझे आप तीन लिख के आ गए तो कितना अच्छा है, ये चीज है। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब और कुछ नहीं, इसमें सॉन्ग लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, चलो सुनो ये देखो, तो ये हो गया ये एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल 2NO+O2, ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है नाइट्रिक, लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखते हैं नाइट्रिक, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सी ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस मत कह देना, नाइट्रस ऑक्साइड वो हो जाएगी लाफिंग गैस, कौन सी होती है लाफिंग गैस, उसका फार्मूला ये होता है N2O, ये होता है N2O, ये N2O ये होती है लाफिंग गैस, हंसाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड। और ये कौन से नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये तो ऑक्सीजन जानते हो, जब क्या होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो हमें ये मिल जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली जज की गई है कि ये जो रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर की है। तो इसी प्रकार जब ये हम करते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड की क्लोरीन गैस से क्रिया तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड, NaCl बन जाता है। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे भी हम क्या करते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो इससे क्या होता है ये भी हमें क्या दिखाई पड़ता है कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंटल, कैसे पता लगा एक्सपेरिमेंटल। तो आपको तो क्या करना है कुल मिला के क्या करना रटना है, या तो ये समझ लो, समझ ये डिफिनेशन तो बनाना सीख लिया, समझ लिया, अब ये रिएक्शन क्या है मैं आपको इतना ही समझा देता हूँ। ये 2NO+O2 ये तो आपको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आएगी। साथ में सीधी बात बोलूं तो आपको ये समझ लो इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके घोट डालना है, ये समझ लो। तो 2NO+O2 इतनी इजी है, तब भी नहीं, दो ही तो एग्जांपल याद करने कोई भी, यहाँ 2NO है यहाँ O2 तो 2NO2 हो गया, यहाँ 2NO है यहाँ Cl2 तो 2NOCl हो गया, बस हो गया दो एग्जांपल। और परिभाषा तो कोई भी आए बना लोगे ना, बिल्कुल सब बन जाने चाहिए, किसी का रिप्लाई ना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2FeCl3 + SnCl2, 2FeCl2 हो जाता है SnCl4, ये नहीं भी कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं। और वैसे भी ये रिएक्शन मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत पढ़ाई है, बहुत बहुत बार पढ़ाई है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भूल गए, चैप्टर 2 पढ़ाया था, रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ाई थी, ये वही तो है। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, हाँ वही वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसने ये एग्जांपल लिखवाया था और इसको संतुलित करवाने के लिए भी दिया था, तो FeCl3 + SnCl2 तो ये बनाता है FeCl2 + SnCl4। यहाँ पे देखो FeCl3 Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी थी +3,
यहाँ पे कितनी होती है +2। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ घटी थी और Sn की यहाँ से यहाँ बढ़ी थी। ये चीज हमने देखी थी। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो क्या होता है रिडक्शन होता है, अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हमने वहां पे पढ़ाई थी। तो ये 3 एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर की जो हमारे काइनेटिक्स है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसके। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से नोट करें। फिर इसके बाद हमारा एक बचता है जिसका नाम है एकाणुक आभासीय अभिक्रिया। कौन सी? एकाणुक आभासीय अभिक्रिया, इसे जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो रिएक्शन। ये बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉलिजन थ्योरी है, टक्कर का सिद्धांत, अभिक्रिया के टक्कर का सिद्धांत, वो पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करके हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे पहले नोट कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हमारा बच्चा है, क्या बचा है, फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो रिएक्शन, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, वो वाली कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने वीडियो लेक्चर को ओवर करेंगे। और समझ में आता है तो कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे डाउट है कोई, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों में और लाइक कीजिए। ओके, चलो नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। सभी लोग नोट कर लें, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़े। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपनी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। समझ लो ये क्या होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये आभासी का क्या मतलब है, ये समझ लो। आभासी का मतलब स्यूडो मतलब नकली, मतलब आभास होना है। जैसे कहते हैं रात में वहां पे कुछ था यार, कुछ था वहां पे, इसका मतलब आभास था, वहां पे कुछ आभास हो रहा था, वहां पे था नहीं ऐसा कुछ, आभास हो रहा था, मतलब नकली, बनावटी, स्यूडो। स्यूडो समझते हो? स्यूडो मतलब नकली, वहां पे कुछ ऐसा आभास हो रहा था, वास्तव में वहां पे कुछ नहीं था, आभास हो रहा था, मतलब नकली, खाली भ्रम, हमारा भ्रम है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको देखने से हमें बस भ्रम हो जाए कि हाँ ये प्रथम कोटि की है, क्या हो जाए, आभास होगी ये प्रथम कोटि की है, लेकिन वास्तव में वो ना हो। जैसे हम कहते हैं रात में होता है कहीं पे कुछ खड़ा था, पेड़ वगैरह, तो देखते हैं कि यार क्या खड़ा है, कोई इंसान लगता है ना खड़ा है ऐसा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वहां पे इंसान नहीं होता। तो हमें क्या होता है, आभास होता है, भ्रम होता है ना, क्या होता है, भ्रम होता है। इसी प्रकार जब हम कोई अभिक्रिया देखें और वो हमें लगे देखने से कि यार ये तो प्रथम कोटि की लग रही है, लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि की ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो डिफिनीशन हम आप आसानी से बना ही लेंगे खुद से, चाहो तो मैं बना सकता हूँ। क्या कहूँगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो जो या ऐसे लिखते, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर समीकरण से यह प्रतीत होता है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, लेकिन वास्तव में वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की नहीं होती है, उसमें भिन्न भिन्न अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सी डिफिनेशन है, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे आप बना सकते हैं, या आप सीधे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण से या जिसके दर समीकरण से हमें अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रतीत होती है, पता चलती है, लेकिन वो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती है। क्या कहलाती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। और क्या लिखना है, मैंने जो लिखा है आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही लिखो। ठीक है, आपको समझ के जाना है, डिफिनीशन समझनी है, माइंड में माइंड सेट बनाना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से कि हाँ किसी के वर्ड को कॉपी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, अच्छे से फील कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, अच्छे से आप खुद ही डिफिनीशन बनाएं। डिफिनीशन है ही क्या, बस चीजों को अच्छे से समझो और अपने वर्ड में बनाना तो आपको ही आना ही चाहिए। ठीक है, ये कोई नहीं बताता है, ये चीजें आपको याद है। तो क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके या जिनके जिसके दर समीकरण में केवल एक अणु भाग लेगा। अब एक अणु जिनमें भाग लेता है, मतलब जिनकी रेट केवल एक अभिकारक पर डिपेंड करती है, वो कैसे अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की। तो ये तो बात हमने इस रूप में कह दी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर समीकरण में केवल एक ही अणु भाग लेता है, लेकिन वास्तव में इस अभिक्रिया में एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। लगता तो हमें जब हम रेट निकालते हैं तो हमें लगता है हाँ एक ही अणु भाग ले रहा है, लेकिन बाद में जब हम प्रयोग करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसा लगता नहीं एक नहीं बहुत से अणु हैं। ठीक है,
तो हमने वही बात के अणु भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के विक्रिया को हम क्या कहते हैं, आभासीय कार्यों को विक्रिया कहते हैं। या आपको मैंने सिंपल बताया, आप सिंपल वो लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो हमें प्रथम कोटि की प्रतीत होती है वेग समीकरण को देखकर या दर समीकरण को देखकर, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की नहीं होती है, उसे ही हम आभासीय कार्यों को विक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख लेंगे बहुत अच्छे से, और ये पूछे बहुत जाते हैं, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से बहुत आता है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये आभासीय कार्यों का विक्रिया पे पूछ लेगा, आभासीय कार्यों का विक्रिया को उदाहरण से समझाइए, कोई दो उदाहरण दीजिए, तो आपको दो उदाहरण दे देंगे। ये देखो C12H22 O11 सुक्रोज है, चीनी क्या है, चीनी का हो या सुक्रोज का हो। ठीक है, ये चीनी का फार्मूला है, ये वाटर है, जल, ठीक है, जल है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है C6H12O6, ये भी C6H12, एक का नाम होता है ग्लूकोज और एक का नाम होता है फ्रक्टोज। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, ये आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और सूत्र आपको तो सेम ही सेम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको एक में मिलेगा, एक में हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है और एक में कीटोन ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज में हमें कीटोन ग्रुप मिलता है, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सेम सेम नहीं है, फार्मूले हाँ जरूर सेम है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, या ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई रेट। जब हमने इसको रिएक्शन को देखा और इसकी रेट देखी, तो रेट तो हमें यही दिखाई पड़ रही थी कि केवल हमें एक पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें लगा कि सिर्फ ऐसे में वाटर की सांद्रता पे भी निर्भर करती है, इस पे भी निर्भर करती है। तो हमने कहा हाँ ये लग तो रही है रेट देख के, यहाँ से अगर तुम्हें कोई कह दे कि ये अभिक्रिया लिखी है और रेट यहाँ पे ये लिख दे, तब तुम क्या देखोगे, हाँ इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब एक है तो यही तो कहोगे, इसकी एक पावर है, इसका मतलब एक अभिकारक की पावर एक है, तो मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यही तो कहोगे। अगर ये ना जानो, यही तो कहोगे आप कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो क्या यही बात है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हमें यहाँ देखो ये वेग समीकरण है ना, वेग समीकरण यही होता है, रेट रेट कैसे लिखते हो, वही यहाँ से हमें तो यही पता लग रहा है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो हमें लगा कि हाँ ये लग रही है प्रथम कोटि की, लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आभासीय कार्यों अभिक्रिया। ऐसे ही ये देखा जब मेथिल एसीटेट है, वो अभी हमने एथिल एसीटेट यहाँ पे C2H5 दिया था, यहाँ पे दोनों तरफ केस करिए, तो ये क्या है मेथिल एसीटेट, इसका भी वाटर्स के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जलकरण कराते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, क्या नाम है, एसिटिक एसिड, यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों बन गए। इसकी भी हमने रेट देखी तो केवल इस पे ही डिपेंड कर रही थी, तो हमें रेट का समीकरण देख के लगा कि यार ये भी तो हमारी प्रथम कोटि की है, किसी केवल एक पे ही डिपेंड कर रही, लेकिन वास्तव में ऐसा देखा गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। तो समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो इसे फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ के एक बार सब रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ओवर करेंगे इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं रिवाइज करा दूं एक बार, सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। ओके, चलो रिवाइज करें। ओके, चलो अब रिवाइज करते हैं। ओके, चलो रिवाइज करते, रेज कर दूं। ओके, रेज करता हूँ मैं। ओके, चलो मैं रेज कर रहा हूँ, चलो रेज कर देता हूँ। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे एक बार कि हाँ हमने जो भी पढ़ाया आज सब डिस्कस कर लेंगे, और उससे जो पहले पढ़ा वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो हम डिस्कस करें। तो पहले सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ A + B + C, और यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, मान लो कोई प्रोडक्ट बनता है D, क्या बनता है, कोई प्रोडक्ट हमारा D बनता है। अगर ये अभिक्रिया जीरो ऑर्डर की होगी तो हम यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, ये बात पर ध्यान रख लो, बाकी चीजें आप खुद बना लोगे। अगर जीरो ऑर्डर की होगी तो A की पावर भी जीरो होगी, मतलब इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, B की पावर भी जीरो होगी, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, और C की पावर भी जीरो होगी, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो हम क्या परिभाषा बना देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी रेट किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, या ये भी हम परिभाषा बना सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु का समय के साथ सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, क्या कहलाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था H2 + Cl2, तो यहाँ पे 2HCl बन जाता था, यहाँ पे HNO
सनलाइट। ठीक है, ये हो गई जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की करनी है तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो रेट होगी वो किसी एक पर डिपेंड करेगी, या तो ए पे डिपेंड करेगी या बी पे या सी पे। तो यहाँ पे मान लो बी पे डिपेंड करेगी, बी की पावर 1 पे। ठीक है, तो क्या करने का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होगा तो क्या होगा, रेट ये क्या हो जाएगी, ए पे भी डिपेंड कर सकते हैं, बी पे भी, कोई भी इनमें से कोई दो ले ले, कोई दो पर डिपेंड करेगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किसी दो अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जी तीसरी पढ़ाई, तीसरी में क्या होगी, रेट तीनों पे डिपेंड करेगी, ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर किन्हीं तीन अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, कोई भी तीन अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगी, क्या कहलाएगी, थर्ड या तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, मैंने आपको बता दिया। एक एक एग्जांपल बता देता हूं, ये H2 Cl2 का कौन सा है, किसका H2 Cl2 हो गया, जीरो ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का मैं एक बताया था N2 3H2, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अमोनिया है तो उसके 2H3 में सब दिखा चुका हूं, H2H3। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर का मैंने आज ही आपको पढ़ाया है, वही भी एक ले लो, मेथिल एसीटेट वाले ले, एथिल एसीटेट, और यहां पे क्या करते हैं प्लस, अभी मैंने इससे पहले हां यहां पे मैं लेता हूं NaOH, ये तो लिया था, तो यहां पे बना था सोडियम एसीटेट, ये बना था, और प्लस में हमारा क्या बन गया था C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ये सेकंड ऑर्डर में अभी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, और सेकंड ऑर्डर में ये भी एक एग्जांपल लिया था, अभी याद करो, अभी तो लिया था एग्जांपल H2 I2, ये सब सेकंड ऑर्डर के। थर्ड ऑर्डर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो अभी मैं आपको दिया हूं कि थर्ड ऑर्डर का क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल मैंने आपको एक दिया है, ये 2NO और प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 2NoCl, ये बना है, ये थर्ड ऑर्डर का बन गया। और मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ 2NO और प्लस O2, मैंने कहा था ये नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी तो समझाया 2NO प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बन गया 2NO2, ये बन गया था। ये चार, ये एग्जांपल दो दो सबके याद करने हैं आपको, अच्छे से याद रखने हैं। फिर उसके बाद मैंने बात की कि जो हमारी आभासी एकाणु अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो मैंने कहा कि हाँ, जिस प्रकार से हमें रात में दिखाई पड़ता है किसी चीज को, हाँ वहां पे कुछ खड़ा है, आभास होता है कि वहां पे कुछ है, भ्रम होता है, आभास मतलब भ्रम, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आभासी का मतलब भ्रम, ऐसे समझ लो। और आभासी प्रथम कोटि की है, एकाणु मतलब प्रथम कोटि की, तो सीधे देखो वह अभिक्रिया जिससे हमें आभास होता है कि यह प्रथम कोटि की, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की नहीं होती है। आप सिंपल यही लिख लेंगे और इसके कोई भी एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल कौन सा है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, मतलब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला एग्जांपल तो जरूरी याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का आभासी एकाणु अभिक्रिया का स्यूडो, या इसको ही बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की पढ़ा ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, अभी मैंने कहा C12H22 ठीक है, प्लस क्या करते हैं H2O, जब हाइड्रोलिसिस हम इसकी करा देते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और C6H12O6 फ्रक्टोज। ठीक है, ये चीजें बनती है अच्छे से। हाँ, तो ये कैसी अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये वास्तव में है नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन जब हम इसकी रेट लिखते हैं तो हमने रेट जब लिखी इसकी, तो हमें रेट यही निकल के आई कि इसकी जो रेट है वो केवल C12H22 हो गया है, मतलब इस सुक्रोज या चीनी पे ही डिपेंड कर रही है। ये चीज हमको ऐसी नजर आई, तो इससे तो हमें यही पता लग रहा है कि केवल एक पे डिपेंड करे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वास्तविक में ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लिया, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तीनों चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और लर्न होगी कैसे, नहीं इतने अच्छे से बताया ना आपको, अच्छा। और अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, और कमेंट में बताना समझ में आ रहा है या नहीं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर अच्छा लगता है अपने फ्रेंड में शेयर कर दो अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।